नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ भू धसाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की फीडबैक दिया और ऐसे में इसके अलावा राज्य सरकार के विकास कार्यों और मंत्रियों के कागज और कामकाज को लेकर दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। बता दें कि जोशीमठ में हर बीतते दिन एक साथ घरों में दरारें पड़ने की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को यह आंकड़ा 900 के करीब पहुंच गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक विशेषज्ञ टीम ने जोशीमठ के विस्थापियों के लिए 4 स्थान चुने हैं। टीम को जोशीमठ के प्रभावित निवासियों को पुनर्वास के लिए संभावित क्षेत्रों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। टीम ने आसपास के 4 स्थानों को कोटी फॉर्म, पीपल कोटी जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान के जमीन और ढाक गांव को मंजूरी दे दी है। 2 अन्य स्थान गौवर शहर और सेलंग गांव के लिए सर्वे अभी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर काम चल रहा है, जगह चिन्हित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे ये कहा कि इस मामले में विपक्ष राजनीति करने की जगह मदद के कामों के लिए आगे आए। के लिए सभी प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं और वहाँ के लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है। और अभी जो बचाव के काम थे, लोगों को शिफ्ट करने के काम थे, वो सब हम लोगों ने किए हैं। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको हर प्रकार से स्वयं जानकारी भी ले रहे हैं और सभी प्रकार की जो ज़रूरी सहायता है केंद्र के स्तर से वह भी चल रही हैं और जल्दी ही हमारा सारा। वहीं देहरादून में सीबीआई ने नामी बिल्डर सुधीर विडलांस के ठिकानों पर रेड की है। सीबीआई की 4 से ज्यादा टीमें देहरादून के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। देहरादून पुलिस के रिकॉर्ड में इस बिल्डर के खिलाफ कूट रचित दस्तावेजों के जरिए सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियां कब्जाने के अनेक मामले दर्ज है। बिल्डर सुधीर विडलांस के खिलाफ राजपुर थाने में जमीनों के मामले पर पूर्व में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार भी ऐसे ही तमाम मामलों को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुकी है। लिहाजा अब सीबीआई के इन मामलों पर कार्रवाई तेज करते हुए छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। इस बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब प्रदेश स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगी, जो कि 26 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। इसके साथ ही यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश के बड़े और ज्वलंत मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी। यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 4 महीने से चल रही है, उसी का दूसरा चरण हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा के जरिए हम हर घर तक, प्रदेश के एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, चाहे वो बेरोजगारी के विरुद्ध, चाहे महंगाई के विरुद्ध या आपसी भाईचारे में जिस तरीके की दरार आज लगातार पूरे देश में है, उस मैसेज को लेकर, माननीय राहुल गांधी जी के मैसेज को लेकर हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम फिर शुरुआत करने जा रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो, जो संदेश देगा, जो कांग्रेस की परंपरा है, जो कांग्रेस के मूल्य हैं कि सबको साथ लेके चलने की भावना कांग्रेस की रही है। सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का उद्देश्य रहा है, सबको साथ लेके चलो। और भारत को बनाने में सबका योगदान, सबकी भूमिका रही है।
सारे देश के लोगों को भारत का नागरिक माना जाए, इस बात को लेकर यात्रा निकली है। और इस यात्रा के दूसरे फेज में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक चलनी है, जो हर गांव के हर घर तक जानी है, हर उस व्यक्ति तक जानी है जो गांव के अंतिम छोर में रहता है। और सारा एजेंडा जो राहुल जी का है उसको साथ लेते हुए, और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ अंकिता भंडारी केस है, मर्डर हुआ हमारे विपिन रावत का, हमारे यहाँ पिंकी का हत्या हो गई, जगदीश आर्या की हत्या हो गई, तो इन सारे विषयों को लेकर हमको जनता के बीच। वहीं देश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 27 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली से छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक देख सकेंगे। इसके लिए सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। कार्यक्रम में राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के छात्र भी जुड़ेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए उत्तराखंड से 2 छात्रों का चयन हुआ है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा आगामी 27 जनवरी को। माननीय प्रधानमंत्री जी उसको तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे और उसमें सीधे संवाद, जैसे पूर्व में छात्रों से किया जाता रहा है, उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं परीक्षा को लेकर के, कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे अच्छी परफॉर्मेंस करें, परेशान न हो, है ना, और साथ से कैसे दूर रहें, ये सब बच्चे खुले मन से वहाँ पे चर्चा करते हैं। और जो तालकटोरा में रहते हैं उनसे तो करते ही हैं, प्रदेश के और देश के अन्य जो दूसरे बच्चे नामित होते हैं उनसे भी सीधा संवाद करते हैं। तो हमारे प्रदेश से भी 2 बच्चों का नॉमिनेशन हुआ है, वो अभी नाम नहीं आया है, तो वो बच्चे भी माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद करेंगे। जो हमारे यहाँ से अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ था इसमें, तो हमारे छात्रों का 81,315 कुल छात्रों ने रजिस्ट्रेशन इसमें कराया था। और ऐसे ही हमारे जो शिक्षक थे, शिक्षकों ने भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी संख्या 11,868 है। और इसमें गार्जियंस को भी पार्टिसिपेट करना है, जो 5,696 गार्जियंस ने भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें अलग अलग थीम दी हुई है, जिसमें कोई भी अपना लेख लिख करके उस थीम पर अपलोड कर सकता है भारत सरकारी वेबसाइट पर। इसमें छात्रों के लिए जो थीम थी वो स्वतंत्रता सेनानियों को जाने, हमारी संस्कृति हमारी शान है, मेरी किताब मेरी प्रेरणा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मेरा जीवन मेरा स्वास्थ्य, मेरा स्टार्टअप सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा, विद्यालयों को सीखने के लिए खिलौने और खेल। जो शिक्षकों के लिए थीम दी गई थी, हमारी विरासत, सीखने के लिए समर्थ वातावरण, कौशल के लिए शिक्षा, पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा के लिए कोई भय नहीं, भविष्य में शिक्षा की चुनौतियाँ। और जो गार्जियंस को दिया गया था बच्चों के, मेरा बच्चा मेरा शिक्षक, प्रौढ़ शिक्षा, सभी को साक्षर बनाएं, सीखना और एक साथ बढ़ना, ये अलग अलग थीम सबको दी हुई है। इसमें सभी लोग अपना चाहें तो लेख लिख करके भी भारत सरकार की वेबसाइट पे डाल सकते हैं। जो 27 जनवरी को हमारा कार्यक्रम होगा, इसमें कल विस्तृत समीक्षा माननीय मंत्री जी ने की थी और तैयारियों का जायजा भी लिया था। तो इसमें हम लोग जो प्रदेश के हमारे शासकीय, अशासकीय और जो गवर्नमेंट एडेड हैं, ऐसे कुल लगभग 5,464 यानी 5,500 विद्यालयों में ये दिखाया जाएगा। हर साल की भांति इस वर्ष भी 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पूरे देश के बच्चों को संबोधित करने जा रहे हैं। और हमने तय किया है कि लगभग 5,500 जो हमारे शासकीय, अशासकीय, अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, इनमें हम बड़ी बड़ी LED लगा के इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। एवरेज जो है 300 से लेकर 400 बच्चे एक कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो एक बड़ा इवेंट ये बच्चों के लिए हो रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार 20, 21, 22 और 23 इन 4 दिन, और कई जगह हमने 24 को भी रखा है, लगभग ये 5 दिन है। इन 5 दिनों में पूरे प्रदेश में हम लोग हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और हर जिला हेडक्वार्टर पे और जो नगर निगम के क्षेत्र हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। और इनमें भी एवरेज 500 बच्चे उसमें भाग लेंगे एक जगह में। ये 2.5 घंटे का होगा। 1 घंटे पेंटिंग प्रतियोगिता होगी और आधा घंटे उसके रिजल्ट आने में लगाया जाएगा और 1 घंटे पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम होंगे और जो वहाँ चीफ गेस्ट रहेंगे वो भी वहाँ पे बच्चों को संबोधित करेंगे।
वही जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जोशीमठ के छात्राओं को परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी का कहना है कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। बता दें कि जोशीमठ में 150 बोर्ड परीक्षार्थी हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए इन छात्राओं को उनके विस्थापन के स्थान में आसपास वाले बोर्ड परीक्षा केंद्रों को चुनने के लिए और एग्जाम देने के लिए अनुमति दी जाएगी। देखिए, हमारे 3 विद्यालय हैं जो इसमें प्रभावित हुए हैं, जो क्षतिग्रस्त की कैटेगरी में है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरवाड़ी, इसमें हमारे 33 बच्चे हैं, जिसमें हम निकट में उनके स्कूल कमद है, जिसकी छात्र संख्या 0 थी, इसलिए बंद कर दिया गया था। ये सुरक्षित है, तो इसको हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल मरवाड़ी है, इसमें 13 बच्चे हैं और इसका जो निकट में हमारा इंटर कॉलेज है, उसमें हम इन बच्चों को ले जा करके पढ़ाएंगे। तीसरा जो आदर्श विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल जोशीमठ का है, जो सहायता प्राप्त है, इसमें 47 बच्चे हैं। इनके इस बगल में एक संस्कृत विद्यालय है, जिसमें हम इन बच्चों को शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास ऐसी कोई स्थान की दिक्कत नहीं है। जो 2 हमारे इंटर कॉलेज वहाँ पर हैं, जिसमें राहत शिविर भी चल रहा है, तो बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी कोई ऐसी स्थान की अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई परिवार विस्थापित होकर या कहीं अन्य जाता है, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया, तो उनसे विकल्प लिया जाएगा। वो जहाँ भी चाहेंगे, जिस परीक्षा केंद्र पे परीक्षा देना चाहेंगे, उनको हम वहीं की सुविधा देंगे। बोर्ड परीक्षार्थियों को विकल्प मांगे जाएंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो स्कूल की अगर हम बात करें तो वो प्राइमरी और जूनियर के हैं और हमारे जो इंटर कॉलेज हैं सुरक्षित हैं। लेकिन इस बात की संभावना है कि जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनमें हमने चिन्हित करने के लिए बोला है। ऐसे 15 से 20 बच्चे हैं जो इस बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। उन परिवारों को उनकी सूची भी हमने मंगा ली है, हमारे पास आ गई है। तो जैसा उनको विकल्प देंगे वैसे हम आगे स्थान तय करेंगे। हमारे रुड़की की 2 नाबालिग बहनों का 3 हैवानों ने पहले उनका किडनैप किया, फिर उन्हें मसूरी ले गए, जहां होटल में ले जाकर तीनों आरोपियों ने दोनों बहनों की अस्मत लूटी। उसके बाद उन्हें बदहवास स्थिति में कलियर में छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों ही आरोपित फरार हो गए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाए हैं। अब पुलिस ने तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी वसीम, शाहरुख और सचिन रुड़की सिविल अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी रह चुके हैं। फिलहाल कार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि नाबालिगों का मेडिकल कराया जा रहा है। रुड़की कोतवाली क्षेत्रांतर्गत निवासी 2 किशोरियों के घर से गुमशुदा होने के संबंध में एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर प्राप्त हुई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों किशोरियों को थाना कलियर क्षेत्रांतर्गत से बरामद कर लिया गया था। उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 3 युवक उन्हें अपने साथ ले गए थे और उनके द्वारा किशोरियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं टेक होम योजना बंद होने के बाद हजारों की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। इन महिलाओं ने बुधवार को सचिवालय कूच कर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि एक टेक होम योजना बंद होने के बाद उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है और सरकार उनके द्वारा बांटे गए पैसा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्या ऐसी गलती कर दी जो हमने सरकार द्वारा जो काम दिया गया था वो अपनी ईमानदारी से किया है और उसका भुगतान नहीं किया गया है, दूसरा काम भी छीन लिया गया है। तो आज जितनी गरीब महिलाएं आई हैं, क्या कसूर है इनका? है आज हमारे घर आड़त वाले आ रहे हैं, हमारे घर हमने तो ये ठान लिया है कि हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मर जाएंगे। घर मरने से तो अच्छा है हम यही मरेंगे। हमारी डिमांड तो केवल ये है कि हमारा पैसा दे दे मंत्री रेखा आर्य जी और हमारे समूह की बहनों का कार्य दे दे। हम बहुत परेशान हैं। आरती हमारे घर आके आते हैं, हमसे ब्याज के लिए बोलते थे, हम ब्याज कैसे दें? हम वो महिलाएं हैं जिनके पास कुछ नहीं था। जमीनी स्तर से हमने कार्य किया, हमने भूख देखी है, हम भूखे रहे, हम रोटी को तरसे हैं। हम लोगों ने क्या ऐसी गलती कर दी जो हमने सरकार द्वारा जो काम दिया गया था वो अपनी ईमानदारी से किया है और उसका भुगतान नहीं किया गया है, दूसरा काम भी छीन लिया गया है। तो आज जितनी गरीब महिलाएं आई हैं, क्या कसूर है इनका? है आज हमारे घर आड़त वाले आ रहे हैं,
हमारे घर हमने तो ये ठान लिया है कि हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मर जाएंगे। घर मरने से तो अच्छा है हम यहीं मरेंगे। हमारी डिमांड तो केवल ये है कि हमारा पैसा दे दे मंत्री खारे जी, और हमारे समूह की बहनों का कार्य दे दे। हम बहुत परेशान हैं। आरती हमारे घर आके आते हैं, हमसे ब्याज के लिए बोलते थे, हम ब्याज कैसे दें? हम वो महिलाएं हैं जिनके पास कुछ नहीं था, जमीनी स्तर से हमने कार्य किया, हमने भूख देखी है, हम भूखे रहे, हम रोटी को तरसे हैं। हम लोगों ने वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इन सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 के दौरान लोगों के घर घर जाकर राशन देने का काम किया। रेखा आर्य ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बहुत जल्द बकाया भुगतान की धनराशि स्वयं सहायता समूह को दे दी जाए। किन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप ने THR का वितरण किया है। निश्चित रूप से चूंकि विभाग की ओर से ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि आप जो है THR का वितरण ना करें, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने THR का वितरण उस कालखंड में किया है, जो कि मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उस कालखंड में भी उन्होंने जो है पैसा न मिलने के बाद में भी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों से हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो है THR उपलब्ध कराया है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और रही बात भुगतान की, तो विभाग की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो। उसके लिए भारत सरकार को हमने अपनी डिमांड भेजी हुई भी है। भारत सरकार से जैसे ही THR की धनराशि हमको उपलब्ध होती है, निश्चित रूप से उनका भुगतान जो है जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। वही अल्मोड़ा जिले में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ने की नौबत आ गई है। किसानों के गेहूं की फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी ने कृषि और उद्यान विभाग को सूखे का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की अनेक स्थानों से सूखे को लेकर लोगों की शिकायत आ रही है, जिसके लिए किसानों के फसल बीमा का आंकलन कर मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में कुछ जगह से शिकायतें प्राप्त हुई थी, किसानों के प्रार्थना पत्र भी आए थे कि हमारे यहाँ बरसात नहीं होने की वजह से सर्दी में फसल को नुकसान हो रहा है। इसमें कृषि अधिकारी और उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। एक तो जिन किसानों का मौसम आधारित फसल बीमा है, उनको उनका प्रीमियम जो उन्होंने जमा किया हुआ है उसमें क्लेम दिलवाने के लिए फॉलोअप करेंगे संबंधित एजेंसी के साथ, और साथ में एक असेसमेंट ऐसे क्षेत्रों का भी करेंगे जहां बरसात नहीं होने की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान। अंकिता हत्याकांड के बाद अब पुलिस राजस्व क्षेत्रों में अपने अपने अधीन को ले रही है ताकि राजस्व क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराधों में कमी लाई जा सके। इसके तहत अब तक जिले में 148 गांवों को पुलिस अपराधों की दृष्टि से अपने अधीन ले चुकी है ताकि राजस्व क्षेत्रों में घटित अपराधों पर नकेल कसी जा सके। दरअसल राजस्व क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था होने के कारण अपराधों में बढ़ोतरी हो रही थी। साथ ही राजस्व टीम अपराधियों को पकड़ने की में साहस भी कई दफा नहीं जुटा पा रही थी। हमारे पास 148 गांव ऐसे हैं जिनको हमने अपने थाना क्षेत्र में एरिया एक्सटेंशन के तहत संबंधित थानों में जुड़ गए हैं। वो इसके संबंध में हमारे द्वारा, हमारे थाना प्रभारियों द्वारा विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। हल्काबंदी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई हुई है और जो हल्का प्रभारी हैं उन्हें भी नियुक्त कर दिया गया है। हमारी टीम्स जो हैं उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी विजिट कर ली है, संबंधित जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको भी सुना जा रहा है। इसके अलावा जो अब अधिसूचना जारी हो गई है जिसके तहत जो यमकेश्वर में थाना हमको स्टैब्लिश करना है और बीरोखाल की जो चौकी स्टैब्लिश करनी है उसमें भी अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमारे पास 100। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।